आज हम क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में करेंगे। भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई वो 20वीं शताब्दी में हुई और 20वीं शताब्दी में भी जो क्रांतिकारी आंदोलन की व्यवस्थित शुरुआत हुई वो 1905 के बाद जब स्वदेशी आंदोलन चला था बंगाल विभाजन को लेके, तब से मानी जाती है। अब भारत में जो क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई, इसके पीछे जो कारण लगभग वही थे जो उग्र राष्ट्रवाद के पीछे थे। हम देखें हैं कि जो युवा वर्ग था वो उदारवादियों की राजनीति से इनका विश्वास उठ गया था और जब बंगाल विभाजन को लेकर उग्र राष्ट्रवादियों ने आंदोलन चलाया तो बंगाल का पूरा युवा वर्ग उग्र राष्ट्रवादियों के पीछे खड़ा हो गया। युवा वर्ग उग्र राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम से बड़ा प्रभावित भी था। राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी। तो युवा वर्ग ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन जब बंगाल विभाजन जो है इसको लेकर जो आंदोलन चला ये असफल हो गया और उग्र राष्ट्रवादी और उदारवादी आपस में ही लड़ते रह गए, तो युवा वर्ग को बड़ी निराशा हुई और इस तरीके से उग्र राष्ट्रवादी युवा वर्ग को सही दिशा निर्देशन नहीं दे पाए और इस प्रकार युवा वर्ग अब क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़ा और इनका विश्वास जो इस तरीके की राजनीति थी उससे उठ गया। अब इनका ये मानना था कि हिंसा से ही जो ब्रिटिश दमन है उसको समाप्त किया जा सकता है और भारत को स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है। अब ये जो क्रांतिकारी आतंकवादी थे, इन्होंने प्रेरणा ली जो रूसी निहिलिस्ट थे या जो आयरिश आतंकवादी थे, इनसे प्रेरणा ली और इन्होंने व्यक्तिगत वीरता का सहारा लिया और इन्होंने जो बदनाम अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या करनी शुरू की। तो इस तरीके से ये क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। अब क्रांतिकारी आंदोलन जो है इसको दो चरणों में बांटकर हम पढ़ते हैं। एक तो जो प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन रहा जिसकी समय सीमा 1905 से 1919 मानी जाती है, और जो द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन है जो गांधी जी के आने के बाद शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन के बाद शुरू हुआ। और असहयोग आंदोलन जब असफल हुआ तो इसके बाद इसकी शुरुआत होती है जो कि 1942 तक इस पर चर्चा करेंगे हम। तो पहले हम देखेंगे कि जो प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसके बारे में। प्रथम चरण का जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसकी जो विशेषता रही, इसमें एक चीज़ तो ये देखने को आती है कि प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन में कोई निश्चित दर्शन नहीं दिखाई देता क्रांतिकारियों का, नहीं कोई इनका कोई कार्यक्रम था इस तरीके का, नहीं जितने भी क्रांतिकारी समूह थे इनका आपस में समन्वय भी नहीं था। तो एक तरीके से ये बेतरतीब आंदोलन है, इनमें आपस में समन्वय नहीं है, कोई भी कहीं भी किसी बदनाम अधिकारी की हत्या कर दे रहा है। फिर प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन में ये धन जुटाने के लिए डकैतियां भी डालते थे। तो इसलिए प्रथम चरण का जो क्रांतिकारी आंदोलन रहा उसमें क्रांतिकारियों को जनता का समर्थन नहीं हासिल हो पाया और न ही जनता इसको समझ सकी और न ही ये क्रांतिकारी जनता को अपने आंदोलन से जोड़ पाए। अब प्रथम चरण का जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसमें जो क्षेत्र प्रभावित रहे उसमें तीन प्रमुख क्षेत्र भारत में प्रभावित रहे। एक तो महाराष्ट्र, दूसरा बंगाल और तीसरा जो है पंजाब। तो अब एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरीके से इन प्रदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन चला। पहले महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में जो 18वीं 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक है, उसी समय से तिलक जो थे ये प्रयास कर रहे थे युवा वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना जगाने का और स्वराज के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की भावना पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की, 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की और इसके माध्यम से इन्होंने युवा वर्ग में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार करने का प्रयास किया। और इससे हुआ भी ये कि महाराष्ट्र के युवा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और बाद में जो पहला संगठन यहाँ पे बना महाराष्ट्र में वो बना व्यायाम मंडल।
चापेकर बंधु थे बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। तो इन्होंने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी 1896-97 में। इस संगठन से और भी बहुत सारे युवा जुड़े हुए थे। इसी समय 1897 में पूना में ताउन फैला हुआ था, प्लेग फैला हुआ था, और जो सरकार की तरफ से प्रयास किए गए वो बहुत ही मामूली प्रयास किए गए। जनता बहुत त्रस्त थी, बहुत सारे लोग मर गए थे, जिससे बड़ा रोष व्याप्त था जनता में। और ऐसे में चापेकर बंधुओं ने जो प्लेग कमिश्नर था रैंड, उसकी हत्या कर दी, और उसका सहयोगी एक था एयर्स्ट, वो भी गलती से मारा गया। तो 1897 में रैंड एयर्स्ट की हत्या हो गई। रैंड एयर्स्ट की हत्या के बाद मुखबिरी के कारण दामोदर चापेकर गिरफ्तार हो गए और इनको फांसी दे दी गई 1898 में। दामोदर चापेकर की फांसी के बाद जो व्यायाम मंडल के अन्य सदस्य थे, जैसे विनायक रानाडे, वासुदेव चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, जिन्होंने मुखबिरी की थी उनकी हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद गिरफ्तारियां हुई इन लोगों की, और इन तीनों लोगों को, वासुदेव चापेकर को, बालकृष्ण चापेकर को और विनायक रानाडे को फांसी दे दी गई। और इस तरीके से जो व्यायाम मंडल था इसका पतन हो गया। ये जो रैंड एयर्स्ट की हत्या की थी चापेकर बंधुओं ने, तो इसको लेके तिलक का जो समाचार पत्र था केसरी, तो केसरी में तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की थी। तो इसी कारण तिलक को इस समय 18 माह की जेल भी हुई थी। महाराष्ट्र का जो दूसरा महत्वपूर्ण संगठन था वो था मित्र मेला। मित्र मेला की नासिक में स्थापना की थी बीडी सावरकर ने, और बाद में इसी का रूपांतरण हो गया अभिनव भारत समूह में, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। अभिनव भारत समूह जो है, ये इससे बहुत सारे युवा जुड़े, और बाद में बीडी सावरकर तो जो इंडिया हाउस श्याम जी कृष्ण वर्मा का था, तो उसकी छात्रवृत्ति पे लंदन चले गए। लेकिन इन्होंने एक बड़ा चर्चित केस रहा था अभिनव भारत समूह से संबंधित, नासिक षड्यंत्र केस। इसमें हुआ यह था कि एक अनंत लक्ष्मण कन्हारे थे, इन्होंने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मार के हत्या कर दी। और जैक्सन की हत्या के बाद अनंत कन्हारे को फांसी की सज़ा दी गई। अनंत कन्हारे को, इसके अलावा इनके साथ गोपाल कृष्ण करवे को दी गई, इसके अलावा विनायक देश पांडे, तो इन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। और इसके बाद बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, और नासिक षड्यंत्र केस के तहत ही 1909 में बीडी सावरकर को भी लंदन में गिरफ्तार किया गया, और इसके बाद इनको भारत लाया गया। बीडी सावरकर को जब भारत लाया जा रहा था तो फ्रांस के तट पर ये कूद गए थे। जिस पानी के जहाज़ से लाया जा रहा था वो फ्रांस के तट पर रुका हुआ था, तो इसे कूद गए ये, और फ्रांस के अधिकारियों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। और ये चाहते भी थे कि फ्रांस में इनको गिरफ्तार करके रखा जाए, लेकिन उन अधिकारियों ने सौंप दिया अंग्रेज़ों को। तो बाद में ये मामला उठा था कि इन्होंने ये कहा था कि हमको फ्रांस को दे दिया जाए, क्योंकि फ्रांस में हमारी गिरफ्तारी हो गई थी। और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो प्रत्यर्पण की शर्तें होती हैं, तो प्रत्यर्पण में ये होता है कि अगर कोई राजनीतिक बंदी है और उसको कोई दूसरे देश की पुलिस गिरफ्तार कर ले रही है, तो उसको फिर सौंपा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में ये हुआ था कि चूँकि फ्रांस की पुलिस से गलती हुई थी, और जो उनकी समुद्री सीमा है उससे बाहर फिर अंग्रेज़ जो पुलिस थी वो लेके बीडी सावरकर को चली गई थी, तो इसलिए फ्रांस को नहीं सौंपा जाएगा। तो इस तरीके का केस भी हुआ था। तो बीडी सावरकर ये नासिक षड्यंत्र केस के तहत ही इनको आजीवन कारावास की सज़ा भी हुई थी, और इस संगठन से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को सज़ा हुई थी इसमें। तो ये तो जो महाराष्ट्र में आंदोलन रहा, क्रांतिकारी आंदोलन। अब हम देखेंगे बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत है
वो अगर व्यवस्थित और वास्तविक रूप से देखा जाए तो बंगाल से ही हुई। बंगाल में जब बंगाल विभाजन असफल हो गया तो युवा वर्ग निराश हुआ और बढ़ गया क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ। जो पहली क्रांतिकारी संस्था यहाँ पे स्थापित की गई थी वो थी अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना प्रमथ कुमार मित्र ने की थी 1903 में। लेकिन ये एक राजनीतिक संगठन के रूप में इसका जो सम्मेलन हुआ 1906 में हुआ कलकत्ता में, और इसमें शामिल थे बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। तो इसलिए इनको माना जाता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना इन्होंने ही की, क्योंकि एक राजनीतिक संस्था के रूप में इसी समय स्थापित हुई है। और इन्होंने बड़े पैमाने पर बंगाल के युवाओं को अनुशीलन समिति से जोड़ा। इनका ये उद्देश्य था कि बंगाल के युवाओं को जोड़ के इनको तैयार किया जाए देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने के लिए। तो अनुशीलन समिति जो है, इसके अलावा भी इस समय जैसे 1904 में ढाका अनुशीलन पुलीन दास की, जिन्होंने बड़ा डकैती कांड को अंजाम दिया था, तो ये भी समितियां थी। इसके अलावा इस समय स्वदेश बांधव, व्रती, सुहृदय, साधना, ये सारी भी समितियां थी। और इस समय ये जो 4 समितियां थी, स्वदेश बांधव, सुहृदय, साधना और व्रती, इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा इस समय कई पत्र पत्रिकाएं भी छप रही थी, क्रांतिकारी पत्रिकाएं, जैसे युगांतर, संध्या या अरविंद घोष का वंदे मातरम। ये सारी क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी जो क्रांति का आह्वान करने लगी थी, और युवा वर्ग बहुत तेज़ी से क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ आकर्षित हो रहा था। जो अनुशीलन समिति है, इससे संबंधित बड़ा ही एक चर्चित केस रहा अलीपुर षड्यंत्र केस। हुआ ये था कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने एक मुजफ्फरपुर का बड़ा बदनाम जिला मजिस्ट्रेट था, उसको मारने का प्रयास किया, किंग्सफोर्ड। तो किंग्सफोर्ड पे इन्होंने बम फेंका, लेकिन जिस बग्गी पे इन्होंने बम फेंका किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, उसमें एक कैनेडी महोदय थे, उनकी पत्नी और पुत्री बैठी हुई थी। तो गलती से इन्होंने उस पर बम फेंका, जिसमें ये दोनों महिलाएं मारी गईं। बाद में प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया। और खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया और सबसे कम उम्र के यही क्रांतिकारी थे, 15 साल की उम्र में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। बाद में एक अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया कलकत्ता में, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जो ये केस चलाया गया कि अवैध हथियार रखने के आरोप में ये गिरफ्तारियां हुई थी। तो बाद में जो इसमें गवाह थे नरेंद्र गोसाई, उनकी हत्या हो गई। इसमें जो सरकारी वकील थे, एक पुलिस उपाधीक्षक की हत्या हुई। बाद में लगभग जो बरिंद्र घोष के समूह के लोग थे, उनको काला पानी की सज़ा हो गई और अनुशीलन समिति पर इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि इस केस से बच गए थे अरविंद घोष, लेकिन अरविंद घोष इसी के बाद अरविंद घोष ने संन्यास ले लिया और ये चले गए पांडिचेरी, और वहीं अरविले आश्रम की स्थापना की इन्होंने। और इसके बाद ये राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरीके से दूर ही रहे, संन्यासी ले लिया इन्होंने। तो ये तो जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। पंजाब में जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई वो हुई भारत माता सोसाइटी से। भारत माता सोसाइटी की स्थापना लाला हरदयाल और अजीत सिंह ने मिलकर की थी। बाद में हम देखेंगे कि अजीत सिंह को 1907 में मांडले जेल भेज दिया गया था। लाला हरदयाल अमेरिका चले गए थे और बाद में ये गदर आंदोलन में शामिल हुए। गदर आंदोलन चलाया था, प्रमुख नेता थे गदर आंदोलन के ये। इसके अलावा पंजाब में 1915 में भी एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया था, जिसमें ये प्रयास किया गया था कि उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में एक साथ विद्रोह कराया जाए। हालांकि ये जो षड्यंत्र किया गया था ये भी मुखबिरी के कारण खुल गया। तो 1915 में ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों को
लंबी लंबी सजाएं दी गई थी। इसके अलावा एक दिल्ली षड्यंत्र केस भी चलाया गया। दिल्ली षड्यंत्र केस में ये था कि जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई तो वहाँ 1912 में एक समारोह के साथ, एक जुलूस के साथ जब हार्डिंग द्वितीय दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो चांदनी चौक में उन पर बम फेंका गया, जिसमें वो बच गए थे। और ये योजना बनाई थी रास बिहारी बोस ने। इसमें बम फेंका था एक मनमत विश्वास और बसंत विश्वास ने। इस केस में भी कई लोगों को फांसी हुई, जैसे अमीर चंद, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास, मनमत विश्वास, इन लोगों को फांसी की सज़ा हुई। इसी समय जो रास बिहारी बोस थे ये जापान भाग गए और तब से ये जापान में ही रहे और वहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन भी किया इन्होंने। और जापान में इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की भी स्थापना की थी। बाद में जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया तो उसमें भी इन्होंने बहुत सहयोग दिया और पहले अध्यक्ष भी बनाए गए थे ये आज़ाद हिंद फौज के। 1945 में इनकी मृत्यु हुई वहीं पे जापान में ही। तो ये तो जो भारत में आंदोलन चले, प्रथम चरण का जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसकी एक विशेषता रही, विदेशों से आंदोलन संचालित हुआ। तो जो विदेशों से आंदोलन संचालित हुआ अब उस पर चर्चा करेंगे हम। जो विदेशों से आंदोलन संचालित हुआ उसमें सर्वप्रमुख नाम जो आता है वो आता है श्याम जी कृष्ण वर्मा का। श्याम जी कृष्ण वर्मा ये 1897 से ही जाके लंदन में बस गए थे और वहाँ पे इन्होंने 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और एक इंडिया हाउस की भी स्थापना की। इंडिया हाउस के माध्यम से ये छात्रों को छात्रवृत्ति देते थे भारत में और उस छात्रवृत्ति के माध्यम से इनको लंदन बुलाया जाता था और फिर यहाँ बम और पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा का जो इंडिया हाउस था उसी के स्कॉलरशिप पे बीडी सावरकर भी लंदन गए थे और इस समूह से जुड़े। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से। बाद में जो इंडिया हाउस है इसकी गतिविधियों पे नज़र रखी जाने लगी लंदन में, इन पे शंका भी होने लगी। तो ये बाद में लंदन से पेरिस चले गए थे, फ्रांस चले गए थे। इन्हीं के संगठन के एक सदस्य थे मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा ने एक इंडिया ऑफिस का अधिकारी था लंदन में, कर्जन वायली। तो कर्जन वायली की 1909 में हत्या कर दी। बाद में 1909 में ही बीडी सावरकर को भी गिरफ्तार किया गया और बीडी सावरकर को गिरफ्तार करके इनको भारत लाया गया, जिन पे कि फिर नासिक षड्यंत्र केस चला था। विदेशों से जो आंदोलन हुआ उसमें मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी रहीं। इन्होंने 1907 में जर्मनी में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का आयोजन हुआ था तो उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। बड़ा जोशीला भाषण दिया यहाँ पे इन्होंने और इन्होंने ही पहली बार जर्मनी के स्टुगार्ट में भारतीय झंडा लहरा दिया था। इनको भारतीय क्रांतिकारियों की माता भी कहा जाता है। जो विदेशों से आंदोलन चला उसमें जो सबसे चर्चित आंदोलन रहा वो था गदर आंदोलन। गदर आंदोलन ये पश्चिमी अमेरिका से चला। पश्चिमी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने 1913 में सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की और इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था गदर नाम से, जिसका जो ध्येय वाक्य था वो था कि हमारा नाम क्या है गदर, हमारा काम क्या है गदर, और ये गदर कहाँ होगी, हिंदुस्तान में। पहले ये समाचार पत्र उर्दू में निकाला गया, इसके बाद गुरमुखी में, इसके बाद फिर अन्य भाषाओं में भी निकाला जाने लगा। गदर आंदोलन का उद्देश्य ये था कि भारतीय छावनियों में क्रांति भड़काई जाए। विश्व युद्ध की क्योंकि शुरुआत हो गई थी 14 में, तो इनका यही उद्देश्य था कि भारतीय जो छावनियाँ हैं, सैन्य छावनियाँ, उनमें विद्रोह को भड़काया जाए। लेकिन मुखबिरी के कारण ये आंदोलन भी असफल हो गया। मुखबिरी के कारण पहले ही अंग्रेज़ों को सूचना मिल गई
और इस तरीके से गदर आंदोलन सफल नहीं हो पाया। 1914 में एक और घटना घटी, कामागाटा मारू की घटना। कामागाटा मारू घटना जो है, एक सिख थे बाबा गुरदत्त सिंह, तो इन्होंने जापान से एक जहाज़ किराए पे लिया था और इसी जहाज़ के माध्यम से ये हांगकांग से कुछ सिखों को इन्होंने लिया, लगभग 150 सिखों को, और भारत से कुछ सिखों और मुसलमानों को लिया था। तो 376 यात्री सवार थे इस जहाज़ पे, और इसके माध्यम से इस जहाज़ से ये कनाडा लेके जा रहे थे इन उत्प्रवासियों को। जब कनाडा के वैंकूवर तट पे ये जहाज़ पहुंचा तो वहाँ के आव्रजन अधिकारियों ने अंग्रेज़ों के दबाव में इन लोगों को उतरने नहीं दिया और वहाँ से इनको वापस भेज दिया गया। इन्होंने हवाला दिया एक लगातार यात्रा अधिनियम का कि आप एक स्थान से सीधे लगातार यात्रा करके ही कनाडा आ सकते हैं। तो यहाँ पे लौटा दिया गया इनको। जब ये जहाज़ कलकत्ता के बजबज पहुँचा तो यहाँ ब्रिटिश पुलिस में और जो ये यात्री थे इनमें तकझक हो गई, इसमें गोली चल गई। कुछ जो यात्री थे, जो उत्प्रवासी थे, वो मारे गए। बाकी के जो उत्प्रवासी थे वो पंजाब पहुँचे और बाद में ये गदर आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो इस तरीके से ये कामागाटा मारू की घटना है। इसके अलावा एक और घटना है तोसा मारू की घटना। ये भी 1914 में हुई। तोसा मारू भी एक जहाज़ था जिससे कि गदर आंदोलन से संबंधित कुछ क्रांतिकारी आ रहे थे। ये जहाज़ सिंगापुर में रुका, सिंगापुर के तट पे। तो यहीं पे एक भाई परमानंद थे, उन्होंने बड़ा जोशीला भाषण दिया जिससे वहाँ जो सैनिक थे सिंगापुर में वो बहुत प्रभावित हुए, भारतीय सैनिक। और इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। एक जमादार चिश्ती खां थे और एक डुंडे खां थे, तो इनके नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह कर दिया इन सैनिकों ने। सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवान थे ये लोग। और कई जो सैन्य अड्डे थे उनके, उस पर कब्जा कर लिया था। तो इसको सिंगापुर क्रांति भी कहा जाता है। इसके अलावा विदेशों से जो आंदोलन संचालित किया गया उसमें एक और महत्वपूर्ण नाम आता है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने काबुल में एक भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया और इस सरकार के ये राष्ट्रपति बने और इनके सहयोगी थे बरकतुल्लाह, जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और इस अस्थायी सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता भी प्रदान कर दी। तो इस तरीके से ये जो विदेशों से आंदोलन संचालित हुआ, 1914 तक बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई, बहुत सारी डकैतियां हुई। और गदर आंदोलन जो था, ख़ास तौर पे कहा जाता है कि इसके डर से ब्रिटिश सरकार ने 1915 में भारत रक्षा कानून पास किया जिसका उद्देश्य गदर आंदोलन को दबाना था। और बहुत बड़ी संख्या में भारत रक्षा कानून के माध्यम से क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जब गांधी का भारत की राजनीति में प्रवेश हुआ तो 1919 में लगभग जिन क्रांतिकारियों पे कोई बड़ा अपराध नहीं सिद्ध था उनको छोड़ दिया गया। गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश कर चुके थे और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण हुआ। जो क्रांतिकारी छोड़े गए वो बाद में गांधीवादी आंदोलन में शामिल हुए। जब असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी ने तो इसमें बड़े पैमाने पर फिर ये क्रांतिकारी शामिल हुए। तो इस तरीके से 1919 तक ये जो प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन है, या तो बुरी तरीके से इसको कुचल दिया गया और गांधी जी के आने के बाद जो पुराने क्रांतिकारी थे उनको छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से 1919 तक प्रथम चरण का जो क्रांतिकारी आंदोलन है ये लगभग समाप्त हो चुका था। आगे हम द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे।